हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सी सेट की हमारी मुहिम चल रही है। उस क्रम में हमारा आज का यह 7वां लेक्चर है और इस क्रम में हम कंटिन्यू सीरीज़ अपनी 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक उठाते जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो जो दोस्त आप में से नए हैं वो इन प्ले लिस्ट में जाके इन लेक्चर को देख सकते हैं और जो हमारे कुछ बनाए हुए स्पेशल वीडियोस हैं आप उसको ज़रूर देखें, जिसमें ट्रेंड्स की चर्चा और जो भी मैंने अलग से कर रखा है तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब इस क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक हमने लिया है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर दोस्तों? तो उससे पहले जो है हमने जो आपको कल क्वेश्चन दिया था मिक्सचर प्रपोर्शन इनसे रिलेटेड, उसको डिस्कस कर लेते हैं और उस क्रम में फिर हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि पहला तो ये था कि ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है। ठीक है, यदि दोनों 50 रुपये प्रति माह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय पूछा है हमसे। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे थे लास्ट क्लास में। अगर आप में से जो दोस्त नए हैं तो आप पिछली क्लास को प्रेफर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उसके कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ए की आय है, अगर इनकम की बात करें आय है ना, तो ए की आय है कुछ और बी की आय है, तो दोनों का रेशियो क्या है 4:5 का है। क्लियर है? और जो ये एक्सपेंडिचर इनके जो खर्च हैं, यानी अगर खर्च लिखो हिंदी में तो वो क्या है 7:9 के हैं ए बाई बी के। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जैसे दोनों लोग जो है हर महीने 50 रुपया बचा लेते हैं। क्लियर है? यदि दोनों 50 रुपये प्रति माह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय कितनी रही होगी। तो मैं कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कलम चेंज करके, जैसे ये ए का 4:5 का रेशियो था अर्निंग का, इनकम, और खर्च का रेशियो था 7:9 का। तो हम मान लेते हैं कि ए कमाता है 4x, ठीक है, और बी कमाता है 5x। ठीक है, तो रेशियो करेंगे तो देखिए 4/5 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या बोल रहा है कि भाई 4x कमाता था और बचा कितना रहा, 50 रुपये बचा ले रहा है। तो इसका मतलब अगर इसमें हम 50 रुपये घटा दें, जो 50 रुपये बचा है उसको घटा दें तो इतना रुपये उसने खर्च कर दिया। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये आप कमाते हो, ठीक है, अब आप 30 रुपये बचा रहे हो, तो अगर आप 30 रुपये घटा दोगे तो आप 70 रुपये खर्च करोगे। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि 4x कमाता था और 50 रुपये बचा लिया, तो 50 मैंने घटा दिया, तो इसका मतलब इतना जो है इसने खर्च किया। क्लियर है? तो इसी तरीके से बी कितना खर्च करेगा, बी खर्च करेगा 5x माइनस 50, ये भी 50, देखो दोनों लोग 50 रुपये बचा रहे हैं। क्लियर है? तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो ए का जो खर्च है वो है 4x माइनस 50 और बी का खर्च है 5x माइनस 50। क्लियर है? अब बोला कि इनके खर्च का रेशियो दे रखा है 7:9, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 7/9। क्लियर है? तो अब आप यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 9 का मल्टीप्लिकेशन इधर ऊपर हो जाएगा और बाकी ये जो इसका है इसमें इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 9 4x माइनस 5 इक्वल टू 7 5x माइनस 50, ये 50 है। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से, तो कितना हो जाएगा 36x माइनस 9×5 = 45 450 इक्वल टू 7×35x माइनस 7×35 350। क्लियर है? तो यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 100। अब आपसे x की वैल्यू पूछा, आपसे पूछा a की मासिक है, तो a की मासिक है कितनी हो गई 4x, यानी 4 × 100 यानी 400। क्लियर है दोस्तों? तो आपका आंसर 400 हो गया। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है, तो काफ़ी सराहनीय कार्य था आपका, ज़्यादातर लोगों ने इसको सही किया है। तो ये हो गया। अब इसका दूसरा अप्रोच अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल अप्रोच हो, अगर जो लोग XY में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो उनके लिए मैं एक थोड़ा सा अप्रोच बताता हूं कि आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकली मतलब अप्रोच से चलें, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे चलें। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 4:5 का था और इनका क्या 7:9, तो अगर 4 रुपया कमाता है तो 7 रुपया खर्च करेगा, ये तो आपका फिजिबल ही नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं इसको 4:5 को ये कर दूं 8:10, देखिए इसका अगर रेशियो सिंपल करेंगे तो 4:5 आएगा। क्लियर है? तो मैं इसको 8:10 लिख सकता हूँ। अब इसको मैं 7/9 कर सकता हूँ कि भाई 8 रुपये कमाता है
तो उसमें 7 रुपये खर्च कर देता है। ये क्या कमाता है, 10 रुपये कमाता है तो 9 रुपये खर्च कर देता है, मतलब 1 रुपये बचा रहा है हर। अब जैसे मैंने आपको, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर में गए होंगे तो हर 8 रुपये में 1 रुपये बचा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये 1 रुपया 50 रुपया कब हो जाएगा, जब ये 8 रुपया 400 रुपया हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है कि भाई हर 8 रुपये में 1 रुपये बचा रहा है, ठीक है। तो कितने रुपए में 50 रुपये बचाएगा, 400 रुपये में बचा लेगा, 50 से गुणा कर देंगे। क्लियर, तो ये बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल अप्रोच है। बस आपको ध्यान क्या देना था, ये जो मैंने आपको यहाँ से ये स्टेप लिखा, क्योंकि भाई आप पहले ही देख लिए कि 4 रुपया में 7 रुपये खर्चा होने से रहा, तो कितने रुपए में हो सकता है, 8 रुपये में हो सकता है। तो मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जिस अमाउंट से अंश में मल्टीप्लाई करेंगे उसी अमाउंट से हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ले दे के रेशियो 4:5 ही आएगा। तो बस वही चीज़ है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो ये इससे फॉलो कीजिए, अगर एक्स वाले से जो मैंने बताया उससे करना तो वो फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी हो दोस्तों, जो भी आपको तुरंत स्ट्राइक करे, जिससे आप तुरंत क्वेश्चन बना सकें कम से कम टाइम में, आपका मेन मोटो यही होना चाहिए। क्लियर है, तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध है, दूध के एक नमूने में 50% पानी है, ठीक है। यदि इस दूध का 1/3 भाग इतने ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाता है तो एक मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। अब इसको कुछ दोस्त लोग जैसे कर सकते हैं एक्स का मान के, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि इसमें भी जैसे 4 और 5 था तो एक्स मान लिया कि भाई इतना ही, तो इसको भी कर सकते हैं। बट मैं आपको अगर प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जैसे मान लीजिए 50 लीटर पानी और ये 3/1/3 है, तो आप कभी भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1/3 भाग है, तो आप कोई भी अगर क्वांटिटी एज्यूम करते हैं, हम इन जनरल कितना एज्यूम करते हैं, 100 एज्यूम करते हैं, बट आप ये देखिए कि 100 को एज्यूम करेंगे और 100 को 1/3 करेंगे तो 33.33, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना। तो आप 100 ना एज्यूम करके 90 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे 300 एज्यूम कर लीजिए, तो 300 एज्यूम कर लीजिए। तो चलिए मैं अगर आप 300 एज्यूम करके चलता हूँ, है ना। मैंने आपको रीज़न बता दी कि मैं 300 क्यों एज्यूम करूँ, क्यों, क्योंकि उसका 1/3 निकालेंगे, बहुत सिंपल सा 100 रुपये आ जाए, मतलब 100 आ जाएगा, है ना, क्वांटिटी। तो मान लीजिए एक दूध का नमूना है, तो उस दूध के नमूने को मैंने मान लिया कि भाई 300 लीटर हमारे पास दूध था। क्लियर, 300 लीटर दूध था। अब उसमें बोल रहे हैं कि 50% पानी है, तो इसमें क्या है, 50% पानी, 50% पानी माने 150 पानी हो गया और 150 शुद्ध दूध हो गया। क्लियर है दोस्तों, शुद्ध दूध, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, जो जो बोल रहा है वो लिखते जाइए, आपको तुरंत अपने आप आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है। तो अब क्या बोल रहा है कि यदि इस दूध का 1/3 भाग, यानी ये जो आपका दूध है 300 लीटर, इसका 1/3 भाग इतने ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो जो एक मिश्रण बनेगा उसमें पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। क्लियर है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए भाई, आपका ओरिजिनल ये था तो इसमें 50% पानी था। क्लियर, ये पानी के प्रतिशत देखिए लिखा हुआ है, 50% पानी है ना। तो अब बोल रहा है कि भाई इसका जो है 1/3 ले लिया, 1/3 ले लिया, यानी 300, यानी इसका 100 लीटर आपने इस नमूने का ले लिया, ये जो आप ये नमूना लिया था इसका 1/3 ले लिया, ठीक है। अब इतने ही नमूने में 100 लीटर पानी आप ऐड कर दे रहे हो, ठीक है, पानी नहीं, शुद्ध दूध। क्लियर, मतलब आपने ये जो नमूना लिया था इसका 1/3 लिया तो 1/3 निकाला, 100 लीटर आया। अब 100 लीटर में आप 100 लीटर दूध और ऐड कर दे रहे हो। क्लियर है, तो इसका मतलब आपका कितना हो गया, टोटल 200 लीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो अब आप ये समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपका 200 लीटर तो आ गया, अब आपको बताना है कि इस 200 लीटर में पानी कितना है। क्लियर है, यही बताना है कि भाई पानी कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो हम पानी निकाल लेते हैं कितना है, फिर हम देख लेंगे कि 50% से कितना कम है। क्लियर है, तो जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ एक बार फिर से कि भाई आपने 300 लीटर का सैंपल लिया था, उसमें आपने इसका 1/3 निकाल लिया, यानी 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर आपका सैंपल निकल गया। क्लियर, अब जब 100 लीटर सैंपल निकला तो आपको पता है कि इस वाले सैंपल में कितना है, 50 लीटर दूध है ना, और 50 लीटर पानी है। क्लियर, तो 50 लीटर दूध 50 लीटर पानी है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपने 1/3 निकाला है 100 लीटर, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, इसमें आपने 100 लीटर और दूध ऐड कर दिया, शुद्ध, है ना, शुद्ध दूध। तो अब क्या बोल रहे हैं कि इस जो आपका सोल्यूशन बना ये वाला, है ना, यानी 200 लीटर का सोल्यूशन बन गया। अब बोल रहे हैं कि 200 लीटर के सोल्यूशन में कितना पानी होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई पानी हमारा कितना था, 50 लीटर था। ये जो आपका 100 लीटर था इसमें 50 लीटर तो पानी था, 50 लीटर दूध था, और फिर हमने 100 लीटर नया दूध डाल दिया। तो कहने का मतलब 50 लीटर तो पानी उसमें है और 150 लीटर दूध है। क्लियर है, तो इसका मतलब अगर पानी का प्रतिशत पूछा है हमसे तो पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा,
पानी बटे टोटल, यानी टोटल लिख देता हूँ अगर हिंदी है मैं, चलिए है टोटल। तो ये कितना हो गया, पानी है 50 लीटर और टोटल कितना है 200 गुणे 100 कर दीजिए। क्लियर। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो इसका मतलब पानी आपका था कितना, पानी आपका था 50%। क्लियर है। और हो कितना गया 25%। तो घटा कितना 50 माइनस 25। तो अब आप बाय डिफ़ॉल्ट ये सेम आ जा रहा है 25, क्योंकि आपने कैलकुलेट भी किया 25 तो भी मैच करके, और यहाँ से भी किया तो ये भी 25 आ गया। तो वो थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, यानी भाई 50 था तो 25 हो गया, तो कितना कम हो गया 25 कम हो गया। तो आपका आंसर तो मैच कर गया। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें गलतियाँ भी कर देंगे क्वेश्चन समझने में भी, तो भी आपका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट मैच कर जाएगा 25। बट आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि हो सकता है भाई अगले साल वो घुमा दे, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछली बार भी जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसमें बताया था कि भाई उनका ऐसा ऐसा था, एक बार टोटल सम पूछ लिया था दोनों डिजिट का और एक बार अलग अलग पूछा था। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ताकि अगर कुछ वेरिएशन होता है तो आप उसको कर सकें। क्लियर है। तो अब जैसे मैं आपको जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको बता दूं कि कभी कभी लिखा होता है कभी कभी ऐसे लिखा होता है कि रिड्यूस्ड बाई, यानी ऐसे लिखा रहेगा रिड्यूस्ड बाई दिस % है, और एक बार लिखा रहता है कि रिड्यूस्ड टू दिस %। तो कहने का मतलब रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस्ड टू, मान लीजिए आपका कोई अमाउंट था 30% था, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि रिड्यूस्ड बाई 5%, ठीक, और एक बोल दिया रिड्यूस्ड टू 5%। तो अगर रिड्यूस्ड बाई 5% मतलब 30 में 5 घटा देना है, यानी 25%। क्लियर। और रिड्यूस टू 5 मतलब क्या है, 5% पे ले आके रोक देना है, मतलब रिड्यूस टू घटाते 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 5% ले आ दीजिए घटा के, है ना, ये चीज़ें हैं। तो बहुत क्लियर सा है। अब आइए अगले अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये SI एंड CI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का, और ये बेसिकली UPSC में तो पूछता ही है, और साथ ही साथ UPPCS के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर देखेंगे जो दोस्त आप में से तैयारी कर रहे होंगे तो UPPCS में अच्छा खासा इसका वेटेज है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेंगे तो UPSC के कंपैरिजन में UPPCS का हर साल या फिर हर दूसरे साल मतलब पूछेगा ही, ये काफ़ी उनका कह सकते हैं फेवरेट है। तो अब आइए इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है उसको करेंगे हम लोग। तो अब जैसे मैं आपको पहले समझा दूं कि ये होता क्या है, फिर इसके कुछ जो टर्मिनोलॉजी हैं वो हम समझेंगे, और कुछ कुछ जो वेरिएशन होते हैं वो हम समझेंगे। वेरिएशन दोस्तों बहुत ज़रूरी समझना, वेरिएशन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहले जैसे मान लीजिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं समझाऊँ, तो जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है। क्लियर है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ अगर मैं SI, मैं इसको शॉर्ट में SI दिखाऊंगा और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI दिखाऊंगा। क्लियर है। तो अगर 100 रुपया आपके पास है और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 10% लग रहा है। क्लियर। तो 100 रुपये का 10% मतलब 10 रुपया हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब ये 110 रुपया हो गया। क्लियर है, पहले साल का। चलिए मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा देता हूँ ईयर। ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया, हाँ, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो लगेगा केवल जो आपका इनिशियल अमाउंट था 100 रुपया है। तो 100 रुपया लगा तो पहली बार में 10 रुपया लग गया, 110 हो गया। फिर 10 रुपया जुड़ा तो 120 रुपया हो गया है। फिर ऐसे जुड़ा तो फिर 10 रुपया जुड़ गया तो 130 हो गया। क्लियर है। ऐसे ऐसे आपका बढ़ता जाएगा 10 रुपया। क्लियर है कि 100 से 10 हुआ तो 110 हो गया, फिर 120 हो गया, 130 हो गया। क्यों? क्योंकि भाई उसका सिंपल इंटरेस्ट 10 आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आ रहा है, बस आप ये समझिए। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि भाई 100 रुपये था तो पहले साल तो 10% का इंटरेस्ट लगा, तो भाई 10 रुपया तो इसका जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 110। क्लियर। लेकिन अगले साल जो रुपया जुड़ेगा ब्याज, वो 10 रुपया ना जुड़ के इसका 10% जुड़ेगा। क्लियर है। इंटरेस्ट अभी भी 10% है लेकिन 100 रुपये का नहीं, अब ये इसका है 110 का। क्लियर दोस्तों, जो नया अमाउंट आया। तो 110 का 10% कितना हो गया? 110 गुणे 10/100 यानी 11 रुपया हो गया। तो मतलब अब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? अब ये जुड़ेगा तो ये 110 था आपका प्लस 11 यानी 121 रुपया। देखिए अंतर आ गया ना, यहाँ पे 120 था और ये 121 हो गया। अब अगर अगले साल का निकालेंगे तो इसका 121 का 10% जुड़ेगा। क्लियर दोस्तों, ये 100 रुपया जो चल रहा था इसमें तो देखिए हर बार 100 का 10% जुड़ रहा है, लेकिन इसमें जो नया अमाउंट आता है अगले साल का उस पर जुड़ता है। तो 10/100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 रुपया, 12.1 रुपया। तो अब ये किस में जुड़ेगा? 121 में जुड़ जाएगा।
तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो गया, 133 हो गया 0.1। तो देखिए अब ये कितना अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस आता जा रहा है भाई। पहले 1 रुपये का था, फिर 3 रुपये का हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा जितना आप साल बढ़ाते जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से अगर समझ लें तो जैसे अगर बात करूँ मैं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज, तो अब साधारण ब्याज को समझने से पहले हम ये समझ लेंगे कि जो मैंने आपको ये बताया, रेड कलर से दिखाऊँ, ये जो 100 रुपये मैंने लगाया था, है ना, ये 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो इसको बोलते हैं मूलधन। क्लियर है दोस्तों, ये आपका होगा मूलधन यानी प्रिंसिपल, अगर हिंदी में बात करें। क्लियर है, तो जो आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट है ये हो गया। और उसके बाद जो आपका ये 10 रुपया आपने लगाया, इसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट, इन शॉर्ट रेट बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद जो आपको पैसा, मान लीजिए आपने कितने साल के लगाया था, आपने लगाया था 3 साल के लिए। क्लियर है, तो 3 साल के लिए लगाया, तो ये जो 3 साल इसको एन से दिखाते हैं, एन यानी ईयर। क्लियर, कितने नंबर ऑफ ईयर। और उसके बाद जो आपको फाइनल पैसा मिला, फाइनल आपको कितना मिला था, 130 रुपये मिला था, तो इसको बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका मेन आपका कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर इसको हम समझ लें तो साधारण ब्याज की बात करें अगर, तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है दोस्तों, यानी हमने 100 रुपया लगाया था 10% के रेट से 3 साल के लिए, तो अब सीधे सीधे निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 10 गुणे 3 बटे 100, उड़ा दीजिए, 30 रुपया आ गया। देखिए, है ना, 3 साल का 30 रुपया साधारण ब्याज हो गया। क्लियर, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहली चीज़ तो हम चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज होता है जो आपको मिला, यानी 130 मिला था और आपने लगाया था 100 रुपया, तो ये आपका 30 रुपया हो गया ब्याज। क्लियर है, तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन यानी जो आपको बाद में मिला फाइनली, माइनस मूलधन। क्लियर है, यानी जो आपने लगाया था, आपने 100 रुपया लगाया था, आपको 130 रुपये मिल गया। क्लियर, तो ये ब्याज है। अब ये चक्रवृद्धि है कि साधारण, ये अलग बात है, लेकिन ले दे के ब्याज यही होता है कि भाई आपको फाइनल, सपोज दैट आपने बैंक में पैसा लगाया है ना, 2 बैंक हैं, एक बैंक B1 है, एक बैंक B2 है, तो अगर इस बैंक में भी आपने 100 रुपया लगाया और इसमें भी आपने 100 रुपया लगाया, अब आपको इसने दिया 130 रुपया, इसने दिया 133.1 रुपया, है, ये आपने दिया। तो अब आप एक चीज़ ये देखिए, तो आपको पता चल जाएगा भाई इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट से लगाया, तो इसका ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, इतना रुपया दिया, इतने से तो 30 रुपये का अंतर आ गया, तो 30 रुपये ब्याज हो गया। अब मैं कहता हूँ अगर ये 130 ना दे के 150 रुपये देता, मान लीजिए इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। क्लियर है, तो अगर इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो कितने का अंतर आ गया, 50 रुपये, तो इसका मतलब इसका इंटरेस्ट, मतलब जो ब्याज है वो 50 है, इसका ब्याज 30 है। क्लियर है, तो भाई बैक टू टॉपिक आते हैं, जो मैं बता रहा था आपको कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो साधारण ब्याज का तो बता दिए कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है, और अब बात करें अगर चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये हमने क्या पढ़ा था, मिश्रधन माइनस मूलधन। क्लियर, ये हमने पढ़ा था। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको मिश्रधन पता होना चाहिए, क्योंकि मूलधन तो हमको पता है कि 100 रुपया है, मिश्रधन पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, उसको ए से डिनोट करते हैं मिश्रधन को। क्लियर है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ये दोस्तों आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका सारा कुछ लगना है, सारा कुछ। क्लियर है, इसके बाद मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा कि जो वेरिएशंस होते हैं वो हम बताएंगे बेसिकली, बट ये जो आपका बेसिक फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये मिश्रधन कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो आप फिर ब्याज निकालने में आपको दिक्कत होगी। दिक्कत कैसे होगी, फिर आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि भाई 100 रुपये का था तो उसमें 10 रुपया जोड़ा, पहले 10% तो 110 आया, फिर उसमें 10% जोड़ा तो 111 रुपया आया, तो यानी 121 हुआ, फिर इसका 10% निकाला तो ये हुआ, फिर लास्ट में आपका, मतलब 3 बार आपने किया। लेकिन अगर आपको यही जगह फॉर्मूला पता होता, चलिए मैं अगर फॉर्मूलेस करूँ तो भाई ए हमको निकाल लें अगर हम, तो पी माने 100, ये आपका मूलधन है, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर दूँ, ये आपका हो गया मूलधन। क्लियर, ये आपका हो गया आर दर। क्लियर, ये एन क्या था, समय, कितने साल के लिए लगाया आपने। क्लियर है, तो ये चीज़ें होगी, और ये जो आपने ए निकाला ये क्या हो गया आपका मिश्रधन। क्लियर है दोस्तों, तो ये तो चीज़ें हो गई। तो अगर हम सीधे सीधे मिश्रधन निकाल लें, अगर ये मिश्रधन हमको पता चल गया
अब मूलधन से माइनस कर दें तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्लियर। तो मिश्र धन निकालते हैं हम। मिश्र धन क्या हो गया, A = 100 यानी P ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना था हमारा 10 गुणे 100 की पावर n। n कितना है 3 साल हमने लिया। क्लियर। ये आपका हो गया। तो अब इसको अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 गुणे ये आपका 10/11 आएगा, नहीं 11/10 आएगा। क्लियर है दोस्तों, 11/10 की पावर 3। क्लियर है, क्योंकि ये 0 0 उड़ गया 1/10 और उसको एलसीएम ले लेंगे तो 11/10 हो जाएगा। अब आपको जो मैंने आपको बताया था कुछ छोटी छोटी चीज़ें, भाई आपको क्यूब स्क्वायर ये सब पता होना चाहिए, कुछ कुछ डिजिट का 12 तक की मतलब 20 तक का तो कम से कम पता ही रखिए। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया गुणे 11 का क्यूब तो ये 1331 होता है 11 का क्यूब, और 100 का क्यूब यानी 1000, तो 0 0 0 0 उड़ गया। ये आपका कितना हो गया 133.1। ये हो गया आपका। तो इतना आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया मिश्र धन। क्लियर है दोस्तों, ये आपका हो गया मिश्र धन। अब आपको ब्याज अगर पता करना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने क्या बताया, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका हो गया 133.1 माइनस मूलधन आपने कितना रुपये लगाया था, 100 रुपये लगाया था, तो इसका मतलब कितना हो गया 33.1 रुपया आपका पूरा ब्याज मिलेगा। क्लियर है, तो ये आपका हो गया। अब अगर आप इसके हिसाब से जाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो पहले साल आपको 10 रुपया ब्याज मिला, दूसरे साल 11 रुपया ब्याज मिला, इनको आपने जोड़ दिया, फिर उसके बाद तीसरे साल आपको कितना रुपया ब्याज मिला, ये है ना, तो इसको आपने जोड़ा, तब आप जोड़ोगे तो आपको 33.1 मिलेगा। तो ये लेंदी प्रोसेस है, तो इससे अच्छा है कि आप ये जो शॉर्ट मेथड है इसको आप ज़रूर याद करें फॉर्मूले और सीधे उठा के रख दें। तो बस सिंपल सा आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो आप में जो लोग इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन कर लें इसको, वीडियोस पॉज करके। इसके बाद मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कुछ जो वेरिएशंस होते हैं और जो हमको याद रखना चाहिए, ध्यान। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने तरफ से भी इफर्ट मारना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत आपको अच्छा खासा एक स्कोर दिला देगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय कितने समय के लिए है ना, और मिश्र धन, और इन सबको मिला के फिर आपने ब्याज निकाला था कि भाई साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला था और चक्रवृद्धि ब्याज का। क्लियर, ये दो चीज़ें हो गई। अब बात करें कि जो वेरिएशंस होते हैं हमारे, तो दर दोस्तों दो तरीके का होता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है वार्षिक, ठीक है, या फिर छमाही। क्लियर है, या फिर त्रैमासिक यानी 1/3 रहता है, यानी हर 3 महीने पे जो लगता है ना, जैसे त्रैमासिक लिख दूं मैं। तो ये इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो जब ऐसा कुछ रहता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपका दर दे दिया फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20% का आपको इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 20% का इंटरेस्ट रेट है, तो बोल रहे हैं कि इसको लगा रहे हैं आप कितने साल के लिए, चलिए मान लीजिए 5 साल के लिए लगा रहे हैं। क्लियर है, तो जब 20% का इंटरेस्ट ऐसे लिखा है क्वेश्चन में कि 20% वार्षिक दर से 5 साल के लिए, वर्ष के लिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, जो भी पूछे ना। तो अगर ऐसा दे दिया क्वेश्चन में, तो भाई वार्षिक का तो ये आर भी 20 हो जाएगा, एन भी 20 हो जाएगा। अगर इसको मैं दिखा दूं आर और ये एन। क्लियर है, तो जो आपका नया रेट है वो भी 20 रहेगा और जो साल है वो भी 20 रहेगा, क्योंकि वार्षिक दिया है और वार्षिक हमसे पूछ रहा है। क्लियर, अब दिक्कत वहाँ पे होती है कुछ लोगों को जहाँ पे छमाही पूछ ले, यानी दिया क्या रहेगा कि भाई हमारा जो दर है, वार्षिक दर है वो 20% है, और बताइए कि छमाही रेट के हिसाब से क्या इसका क्या होगा, मतलब है ना, वैसे पूछेगा क्वेश्चन में। आपने आई होप आप जो लोग देखे होंगे क्वेश्चन उनको आपको समझ में आ रहा होगा, और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया भी है, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे। तो जैसे अगर मान लीजिए छमाही का पूछ लिया, तो छमाही का पूछ लेगा तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है ना दोस्तों वो आधा हो जाएगा, यानी 20% था तो उसका आधा, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट आपका आधा हो जाएगा, यानी 10% हो गया। क्लियर है, और जो आपका समय है, वर्ष, वहाँ पे आप 5 न लिख के 2 लिख दोगे। क्यों, क्योंकि हर साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, तो 5 साल में कितने छमाही हो गए, 10 छमाही हो गए। क्लियर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप में से लोगों को नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग रट लेते हैं कि भाई छमाही आने पे इंटरेस्ट आधा कर देंगे और एन दुगना कर देंगे, तो क्यों कर देंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई दुगना आधा इसलिए कर देते हैं रेट क्योंकि 6 महीने की बात कर रहे हैं पहली चीज़, और समय दुगना क्यों कर देते हैं, क्योंकि भाई जो है आपका ये 5 साल में, मतलब हर साल में 2 छमाही होती है, तो भाई 5 साल में 2 छमाही यानी 10 छमाही हो गया। क्लियर है,
और अगर अगले उसकी बात करें त्रैमासिक की, यानी हर 3 महीने पे 3 मंथ, है ना। तो अगर 3 मंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर आपका, अब क्लियर आप खुद बताइए, अगर मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन कर रहा होता तो मैं पूछता कि भाई अगर 3 महीना है तो एक साल में आपका 12 महीना होता है, तो 3 3 के कितने सेट हो जाएंगे, 4 सेट हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो आर है 20% के हिसाब से लग रहा था और 4 तिमाही हो गए, तो इसका मतलब 5% के रेट से लगेगा। क्लियर है। और आपका एन कितना हो जाएगा, 5 साल का था और हर साल में कितने तिमाही आते हैं, 4 तिमाही आते हैं, तो 5 चौक 20 साल, मतलब एन की वैल्यू 20 रख देंगे आप, 20 बस। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा वेरिएशन। तो आप इसको करके जब करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने ले ही लिया फाइनली कि ये जो क्या बोल रहा है, ये है आपका क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों 2015 का। वही मैं बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एसआई एंड सीआई। क्लियर है दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अब जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 8,000 के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि 5% वार्षिक ब्याज दर है। अब मैं जो बोल रहा है वो लिख लेता हूँ। आर कितना दे दिया, 5% है ना, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ईयर। क्लियर है। 8,000 यानी मूलधन आपका कितना हो गया, मूलधन यानी पी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, आप नोटेशन भी ध्यान रखते चलिए, पी से डिनोट करते हैं तो कितना, 8,000 रुपया। अब बोल रहा है कि साधारण ब्याज उसका और मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इनका अंतर क्या होगा जब 3 साल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज का हमने क्या पढ़ा था, मूलधन यानी पी गुणे दर यानी आर गुणे समय यानी टी अपॉन 100। आप इसको एन को टी से भी दिखा सकते हैं, टाइम, है ना, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी इन शॉर्ट PRT अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए, ये आपके शॉर्ट फॉर्मूले हैं। ये जो आपको माइंड में इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद कीजिए PRT अपॉन 100। पी क्या है, मूलधन, आर क्या है, दर, समय क्या है, टी। क्लियर है। तो अब यहाँ से अगर आप साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो पी आपका कितना था, 8,000, तो 8,000 हो गया, गुणे दर कितना है 5%, 5 हो गया, और एन कितना यानी टी कितना, समय कितना है 3 साल यानी 3 हो गया, बट्टे 100, उड़ा दीजिए, 0 0 हो गया। तो 5 या 15, 15 अट्ठे 120, यानी ये आपका हो गया 1,200 रुपया। 1,200 हो गया इसका आपका साधारण ब्याज। मतलब अगर 8,000 रुपया आप जमा करते हैं 3 साल के लिए और उस पर साधारण ब्याज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,200 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर है। इसका मतलब अगर आप 3 साल बाद पैसा निकालते हैं साधारण ब्याज से तो कितना रुपया आपको मिलेगा हाथ में, 8,000 आपने जमा किया था और 1,200 आपको ब्याज मिल गया, यानी कितना रुपया मिल गया, 9,200 रुपया मिलेगा आपको फाइनली। क्लियर है। तो ये आपको 9,200 क्या हो गया, मिश्र धन। मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो दोस्तों। बेसिकली मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन डिस्कस करके उसको आगे बढ़ना नहीं है, इसके माध्यम से जो चीज़ें, मान लीजिए आपसे अगर मिश्र धन का अंतर पूछ लेता तो ये भी निकाल सकते थे आप, और ब्याज का पूछा तो ब्याज निकालेंगे हम, है ना, मतलब जो चीज़ें हैं। तो कुल मिला के हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 1,200 रुपया। अब इसके बाद अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम कैलकुलेट करेंगे मिश्र धन। क्लियर है। मिश्र धन यानी ए कैलकुलेट करने को मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। तो पी कितना रुपया, 8,000 रुपया। क्लियर। आर कितना, 5%। क्लियर है। और एन कितना है, 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8,000 है और 1 प्लस 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1/20 और क्यूब यानी 8,000, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 21/20। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया पावर 3। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8,000 हो गया और गुणे 21/20, 21/20, 21/20। अब ये उड़ा देंगे जब तो ये 8,000 पूरा पूरा उड़ जाएगा, 0 0 0 2 2 4 दूनी 8, तो यानी 21 × 21 × 21, ये आपका हो गया मिश्र धन। तो ये आएगा आपका 1,200। देखिए अब एक चीज़ आप ये समझिएगा कि लास्ट में 1 है
अगर आपने जो लोग कैच कर पा रहे होंगे कि भाई 1 है 1 1 1, तो लास्ट में 1 ही आएगा। क्लियर दोस्तों? तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये आपका 1 आ गया मिश्र धन, और आपका मूलधन क्या था, 800 कुछ था रुपया, है ना, 8000। तो आप इसमें माइनस करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। क्लियर है? मैं भी आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। एक्चुअली 1261 आएगा ये, बट चलिए अगर मैं आज आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है तो आपको ये तो पता चल गया ना कि लास्ट डिजिट 1 आएगी। ठीक है? तो मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपको ये नहीं पता ये क्या आएगा, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब लास्ट में 1 आएगा। क्लियर है? तो लास्ट में 1 आएगा, और ये आपका मिश्र धन हो गया। तो ब्याज भी क्या आएगा, ब्याज में आप माइनस मूलधन कर देंगे, तो चूंकि 1 है और 0 है तो इसका अंतर भी 1 ही आएगा। क्लियर है? लास्ट में जो भी आपका ब्याज आएगा उसमें भी लास्ट में 1 आएगा। अब मैं 1 क्यों आ रहा है इसमें बता रहा हूँ। आपका ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका भी लास्ट में 1 आ रहा है, और साधारण ब्याज क्या था 1200, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की लास्ट में जो अंतर आएगा उसमें भी क्या आएगा, लास्ट की डिजिट 1 आएगी। क्लियर है? तो जहाँ पे आप देख लीजिए 1 किस में लास्ट में आ रहा है, ले दे किसी में आ रहा है, तो आपका ये आंसर हो गया। मतलब आपको बेसिकली आप बच गए इसको कैलकुलेट करने से। ये जो आपको 1261 जो आपका समय लगा, ये बहुत छोटा सा चीज़ है दोस्तों, ये तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, और नहीं भी करते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप कैलकुलेट कर लीजिए। भाई 1261 आया आपका, 1261 आया तो मतलब 1261 नहीं आएगा, ये एक्चुअली 9200 वो आएगा, 9261, क्योंकि आपका मिश्र धन है। तो आप यहाँ से अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन यानी ए माइनस मूलधन यानी पी। तो 9261 माइनस कितना था मूलधन आपका 8000, इसका मतलब 1261 रुपया आपका ब्याज हो गया। अब ये था आपका 1200 रुपया और ये था 1261, तो देख लीजिए अंतर अपने आप 61 रुपये का आ गया। क्लियर है? तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा, तो इसको आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं आपको इन शॉर्ट समरी समझाऊँ बिना वैल्यू कैलकुलेट किए, क्योंकि इन शॉर्ट से आपका फ़ायदा क्या होता है कि आपका माइंड मेकिंग बन जाता है, मतलब आपको जो क्वेश्चन का प्रोसेस है वो कैसे करना है ये पता चलता है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन देखते मैंने क्या भाई चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया, और मुझसे क्या बात किया, ये आपका साधारण ब्याज। तो भाई साधारण ब्याज के लिए मैंने सिंपल से क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट लगाया PRT/100। क्लियर? यहाँ से आपने निकाल लिया, आपकी वैल्यू आ गई 1200। क्लियर? ये आपका हो गया। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया, मतलब एक चीज़ तो आ गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर ज्ञात कर लें तो आपका काम हो जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने क्या किया था भाई, चक्रवृद्धि ब्याज हमने मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो इसको हमने पढ़ा कि भाई ए माइनस पी होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। क्लियर है? तो यहाँ से आपने पी की वैल्यू रखी 8000, है ना, एन की वैल्यू रखी 3, 5 की वैल्यू, आर की वैल्यू 5। तो इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 9261। क्लियर? और पी कितना था आपका 8000। तो आपने दोनों का अंतर कैलकुलेट कर लिया तो आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 1261। तो आपका 1261 ये हो गया, 1200 ये हो गया, बस माइनस कर दिया तो 61 रुपये आ गया। क्लियर है? तो ये आपका इन शॉर्ट समरी है जो आपको थोड़ा सा माइंड मेकिंग करने में काफ़ी हेल्प रहता है। मैं इसीलिए चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, तो हो सकता है एक बार में ना घुसे दिमाग में, कभी कभी चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप इन शॉर्ट समरी या फिर उसको अपने हिसाब से समराइज़ कर लेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक आसान हो जाती हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये भी देखिए यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि यूपीपीसीएस में ये अच्छा खासा वेटेज है इसका, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अब ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूँगा कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्लियर? कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी। अब आपको दिया क्या पहले आप समझ लीजिए कि भाई कितना रुपया है 12,000, तो पी की वैल्यू कितनी दे दी 12,000 दे दी। क्लियर है? समय कितना है 5 साल, यानी एन की वैल्यू कितनी दे दी 5 से दे दी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो हमको समझ में आ गया भाई ए ब्रैकेट में 1 पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n वाला हिसाब किताब आएगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आ गया तो ये आएगा। क्लियर है? तो बोल क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जब कर रहे हैं तो 5 साल में पैसा दुगना हो जाता है, यानी जो आप ए है यानी मिश्र धन, मतलब आप 12,000 जमा किए। क्लियर है? 5 साल बाद आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 24,000 मिलेगा। क्लियर है? यही बोल रहा है ये, इसका मतलब ये बोल रहा है कि हर 5 साल पे आपका पैसा डबल हो जाता है। तो अब एक चीज़ आप ये समझिए कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आपका आंसर आ सकता है। कैसे आ सकता है बताता हूँ। आपने ये तो समझ लिया ना कि भाई आप 12,000 रुपये जमा कर रहे थे, हैं 5 साल जमा किए हैं, हर 5 साल पे आपका पैसा डबल हो जा रहा है, यानी 24,000 हो जा रहा है। क्लियर है?
तो बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद कितना रुपया होगा। तो भाई 5 साल पे डबल हो गया, अब फिर 5 साल पे क्या हो जाएगा, 24 का 48 हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर 5 साल पे क्या हो जाएगा, 48 का 96 हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर 5 साल पे क्या हो जाएगा, 96 का 192 हो जाएगा, क्लियर। मतलब 1,92,000 रुपया हो जाएगा। देख रहे हैं आप कि भाई 5 साल ये हो गया, प्लस 10 साल, प्लस 15 साल, प्लस 20 साल, टोटल 20 साल हो गया, क्लियर। तो 20 साल के अंत में आपको कितना रुपये मिला, 1,92,000। तो सिंपल सा आप देखिए आगे आपका आंसर आ गया। मतलब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब आप ये देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा कितना अच्छा खासा है। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जा रहा है। मतलब आपने 10 रुपये जमा किया था, 100 रुपये मान लीजिए जमा किया, तो इस पर कुछ इंटरेस्ट लगा, तो जो आपको मान लीजिए 110 रुपये मिला, अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो मान लीजिए 150 हो गया, इस पर इंटरेस्ट लगेगा 200 हो गया, 200 पे इंटरेस्ट लगेगा 400 हो गया, है ना। मतलब पैसा आपको बहुत तेज़ी से बढ़ता है कंपाउंड में। और सिंपल में क्या है, आपने 100 रुपये जमा कर दी तो उसी पे 1 रुपया 10 रुपये जो भी हर साल मिलेगा। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया भाई 1,92,000 रुपया, आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। कैसे किया आपने, 12,000, फिर उसका डबल किया 24,000, 5 साल में हो गया, फिर अगले 5 साल में डबल किया तो 48,000 हो गया, फिर 5 साल में डबल किया 96,000 हो गया, फिर किया तो 1,92,000 हो गया, क्लियर। बस आपको ये देखना है कि आप कितनी बार कर रहे हैं। तो आप बस ये देखिए भाई 20 वर्ष हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 बार किया, 20 साल में आपका हो गया। क्योंकि देखिए ऑप्शन में आप जहाँ भी कुछ गड़बड़ी करेंगे तो ये 96,000 भी दे रखा है, देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ी की बस गलत हो जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। इसको आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो है इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में डालिए। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है कि 1,200 रुपया के हिसाब से 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बोला है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही में हो, देखिए बोल दिया ना, तो ये छमाही का हिसाब किताब आ गया। अब आप देख लीजिएगा कैसे करना है, जो मैंने आपको बताया था कि छमाही मतलब आर कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ट्राई कीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके बाद मैं इसको आने वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप भी अपने तरफ से ट्राई कीजिए। और अगर हो सकता है आप में कुछ दोस्तों को क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो या फिर कुछ नए क्वेश्चन हो आपकी, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर मैं देखूंगा उसको तो हो सकता है मैं उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, फिर नेक्स्ट जब भी मुझे समय मिलेगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों।